नमस्कार दोस्तों, अरविंद जी की वाणी में आपका स्वागत। पुनः आज एक विषय, और वो विषय है उर्दू। उर्दू चूँकि इस पर बात क्यों करनी पड़ी, क्योंकि एक फैब इंडिया जो एक है, जो कपड़े वगैरह जो है, कुर्ता और ये सब बनाती है, और उसने एक ऐड दिया जिसका नाम था जश्न रिवाज। और एक्चुअली ये बनाया क्यों गया था, पूजा का समय है, स्वाभाविक बात है। तो ऐसा है कि सोशल मीडिया में कुछ इस पर लोगों की निगाहें पड़ी। क्यों? क्योंकि तेजस्वी सूर्या, आप जानते हैं, कर्नाटक में वो वहाँ के सांसद हैं, और उन्होंने एक तरह से इस जश्न रिवाज के नाम के ऐड का उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ये हिंदू विरोधी है। तो बात अब करना ये ज़रूरी हो गया कि भाषा भी क्या मतलब मजहबी हो गया है। तो ये पहले तो इसको समझना होगा। तो उसको समझने के लिए पहले ही उर्दू को समझना होगा कि उर्दू क्या चीज़ है। और उर्दू, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उर्दू जो है वो भारत में, और भी खास करके दिल्ली के आसपास ही शुरू हुआ। इसकी जननी आप समझिए कि भारत ही है, भले वो पाकिस्तान का आज ऑफिशियल लैंग्वेज है कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। और इसी विषय को थोड़ा सा अपना भी कुछ शोध और कुछ सोचा मैंने कि इस पर कुछ बात की जाए आज। तो फिर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला कि डॉक्टर शाहिद मोहम्मद हाशमी, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं। तो इनका मैंने जब कुछ सुना तो इनका कहना था, इनका कुछ एक थ्योरी जो था वो जानकारी भी चाहिए था। लेकिन अब हम 1 मिनट के लिए आपको हम उर्दू में आने के पहले हाशमी साहब की बातों को एक थोड़ा सा रोकते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले भारतवर्ष जो हमारा है ना, भारतवर्ष वो वाकई कुछ प्रकृति ने इसको एक अनोखा दिया है। कैसे, इसके बारे में भौगोलिक रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है, 2 तरफ से समुद्र से, एक तरफ हिमालय से और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियों से। लेकिन मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान भारत का था, तब उसको आप पहले पकड़िए। तो पाकिस्तान के ये आपका उत्तरी पूर्वी मतलब लेफ़्ट साइड जिसको कहेंगे, पाकिस्तान का लेफ़्ट साइड, वो काफ़ी बड़ा बहुत ऊंचा एक पर्वत है जो कि ईरान को भी वो डिवाइड करता है। और वो उसके बाद वो पर्वतमाला अफ़गानिस्तान तक आता है। कि यानी कि कोई अरब सीधे ईरान से होकर के नहीं आ सकते थे, या तो उनको समुद्र के रास्ते से आना पड़ता, या नहीं तो अफ़गानिस्तान होकर आना पड़ता। तो वो अफ़गानिस्तान और वो क्षेत्र जो है वो पढ़े लिखे लोगों का, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ कि जब पढ़े लिखे, जब हिंदुस्तान की कहानी में थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, और पर्शियन भाषा वहाँ पे थी। लेकिन पर्शियन भाषा हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पाई पहले, या आज भी पर्शियन भाषा नहीं आ पाई अच्छी तरीके से, जबकि सेंट्रल एशिया में पूरा पर्शियन भाषा, मतलब आप समझिए कि हर एक देश की वहाँ की भाषा हुआ करती थी। पर्शियन इतना ज़्यादा एडवांस था उस समय भाषा। लेकिन वो ब्रेक कहाँ लगता है, जो कि इंडिया से डिस्टेंस वाइज सटा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि उस पार से इस पार आ नहीं सकते थे लोग, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी, काफ़ी ऊंचे पहाड़ है, संभव नहीं था आना।
कोई एक दो व्यक्ति आ सकता था तो आ सकता, लेकिन ह्यूज और बल्क में ऐसा नहीं था। और वो कैसे आते थे फिर? ऐसा नहीं कि भारत में लोग हमलावर, तो आपको पता ही होगा कि, और अफ़गानिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ से, तो उस समय पर्शियन भाषा अफ़गानिस्तान से लेके उस सेंट्रल एशिया में ये काफ़ी प्रचलित था और ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत देशों का था। तो वो जिनको भी आना पड़ता था भारत में, तो वो आप समझिए कि खैबर दर्रा जो हुआ करता है, खैबर दर्रा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से पहले के भारत, यानी पाकिस्तान को मिला हुआ भारत जिस समय था, तो उस समय वो खैबर दर्रे से पार करके आना। खैबर दर्रा दो पहाड़ियों के, दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीच का एक मोटा मोटी समतल तो नहीं कहेंगे, पहाड़ियों के बीच समतल होने का सवाल नहीं, लेकिन एक दो पहाड़ियों के बीच एक चलने का रास्ता काफ़ी, तो वो खैबर दर्रा काफ़ी टफ हुआ करता था। और इस पे बहुत सारे हमारे इन्वेडर्स जितने भी आए हैं, कासिम को छोड़ करके, कासिम ना, हाँ, उनको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी लोग आए हैं सब इसी रास्ते से आए। तो अब मैं आता हूँ हिस्ट्री पर, उर्दू की हिस्ट्री पर। तो हाशमी साहब का कहना एक चीज़ है कि बहुत पहले, अभी की बात नहीं, बहुत पहले, इन इन्वेडर्स और सब आने के बहुत पहले की बात, कि आर्य भारत में आए। तो आर्य कौन थे? वो भी सेंट्रल एशिया से ही आए। लेकिन ये जो हमलावर थे, इनसे कई 100 या हज़ारों साल पहले, ये बहुत पहले, और वो यहाँ जो मूल निवासी भारत के थे वो द्रविड़ कहलाते थे। तो सेंट्रल एशिया से वो लोग आए, तो वो पशुपालक भी थे और एडवांस थे यहाँ के लोगों से, जो यहाँ दिखता है, जो और वर्तमान में जो दिख रहा था, जो इतिहास कह रहा है वो। और वैसे भी जाएंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता वाली बात आएगी तो हम उनसे कहीं ज़्यादा, मतलब भारतवर्ष बहुत ज़्यादा पहले एडवांस था, वो अलग बात है। इस बीच में तो सरहदें बनती बिगड़ती और सारी चीज़ तो होती ही रहती है। तो वो हाशमी साहब का कहना है कि भाषा जो है वो यहाँ पर उर्दू कैसे आई, इसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर लोग आए तो भारत से, भारत में संभवतः, ये तो किसी को पता नहीं है कि वो किस रास्ते से है, लेकिन संभवतः खैबर दर्रे से होकर के पेशावर और उसके बाद सिंधु नदी पार करते हुए यहाँ गंगा के आसपास ये लोग बसना शुरू किए, आर्य। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। तो चूँकि यहाँ के द्रविड़ जो थे, उनकी मतलब उनका रहन सहन, उनका रूपरेखा सब कुछ अलग था। आर्य का बिल्कुल अलग था। आर्य थोड़ा गोरे, चिट्टे, लंबे, आज भी आप सेंट्रल एशिया के लोगों को देख लीजिए तो आपको दिखेगा। तो वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद ये लोग धीरे धीरे गंगा के तट के आसपास, गंगा के आसपास बसना शुरू कर दिया। और अब आ गई भाषा। तो उन्होंने, जो आर्य आए थे, वो अपने साथ एक तरह से संस्कृत लेकर आए थे। संस्कृत और एक और कोई भाषा थी, प्रकृति भाषा या कोई थी, ये सब ले करके आए। और उसके बाद यहाँ पे इस भारतवर्ष में यहाँ उनकी एक उन्होंने ऋग्वेद और सारे वेदों का निर्माण माने यहाँ पे हुआ उनके द्वारा, चूँकि वो एडवांस थे यहाँ के द्रविड़ से, यहाँ के मूल निवासी भारतवर्ष के लोगों से। ये हज़ारों हजार साल पहले की बात है ये। तो इसी बीच में और एक चीज़ उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात लगी, कि भाषा जो है वो बदलती रहती है। और उसका एक सिंपल सा, आप हम लोग हिंदी भाषा भाषी के लोग हैं,
तो आप देखिएगा हमारी भाषा भी बहुत परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि उसमें आप देखिए कि कोई दूसरी भाषा जैसे कि अंग्रेजी भी बीच बीच में हम लोग बोलते ही रहते हैं कि सो दिस दैट, ये सारी बातें जो है वो धीरे धीरे हिंदी में ही परिवर्तित। तो भाषा परिवर्तित होती रहती है परिस्थिति के अनुसार, और भाषा जो है चलायमान है, वो चल रहा है। और एक चीज़ और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि देश की सरहदें भी बदलती रहती है। आप देख लीजिए हमारे आज़ादी के समय की और आज की चाइना की परिस्थिति और सारी देख लीजिए आप कैसा परिवर्तन। तो नक्शा जो है वो भी नक्शा भी देखिए उर्दू वर्ड है, या हो सकता है फारसी वगैरह होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग मिक्स हो चुके हैं भाषा भी, हिंदी भी भाषा मिक्स हो चुकी है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि उर्दू वर्ड कहाँ से आया। उर्दू तो जब हमारे यहाँ पर बहुत से इन्वेडर्स, हमारे यहाँ पे बहुत इन्वेडर्स आए, बिन बुलाए मेहमान वो लोग, माने भारत बिन बुलाए मेहमानों का देश है। इतना ही जानिए कि यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं जाता है, खुद अपने आप चले आते थे और चले आते हैं और अभी भी आते ही हैं। तो ये अलग कहानी है, फिर इसमें तो राजनीति हो जाएगी, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो उर्दू एक वर्ड है जो कि उसका ये तुर्किश वर्ड है, और तुर्किश वर्ड का ये कैसे ओर्दो से आया, ORDU, ओर्दो, अभी हो गया उर्दू, UR, लेकिन पहले OR था, ओर्दो। उर्दू का मतलब होता था आर्मी, ये टर्किश भाषा की। और ये 12th सेंचुरी में ये धीरे धीरे उर्दू से होते होते उर्दू का नाम, पहले नाम पर है ये। अब उर्दू जो एक भाषा है बिल्कुल हमारे देश की, मतलब हमारे देश की मतलब इसका ओरिजिन जो है वो हमारा देश है। तो इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए, इसमें संस्कृत, खड़ी बोली, टर्किश और पर्शियन, उज़्बेक, सारी भाषाओं का मिक्स ये भाषा है। और एक बात आप जान लीजिए कि सेंट्रल एशिया में जो आपको मैंने कहा कि पर्शियन भाषा का बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का हुआ करती थी, और इन्वेडर्स जो भी हैं सब वहीं से आते थे, सेंट्रल एशिया से ही आते थे। तो ये पर्शियन का बहुत हमारे उर्दू पर एक ये प्रभाव पड़ा, और एक नई भाषा का यहाँ पर इजाद हुआ। और वो भी कहाँ पे हुआ, जो दिल्ली और उसके आसपास, मतलब आप दिल्ली को छोटा दिल्ली मत सीमित रखिए, उसके आसपास जितनी भी थी, जहाँ पर मान के चलिए कि जो इन्वेडर्स मुग़ल या और भी जो दूसरे जो राज करते थे, तो वो उस इलाके में ये होने लगे। और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है, ये तो आपको पता है। और मेरे विचार में एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बांग्लादेश जो डिवीज़न हुआ पाकिस्तान से, उसका बेस क्या था। तो आज तक किसी ने बेस पर बात नहीं किया। मैंने सोचा कि आखिर मतलब मतांतर किस बात का था, दोनों तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो मत क्यों अंतर हो गया। इसी भाषा के चलते। बांग्लादेश की भाषा थी बोलचाल की भाषा बंगाली, बांग्ला भाषा। और पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो उन्होंने अपनी भाषा को उर्दू अपनाया, उर्दू कहा, जबकि वहाँ सिंध, पख्तून और दूसरी भाषा थी उर्दू को, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल भाषा अपनाया। तो इसका जन्म आप देखिए कितनी विडंबना है इस देश की, कि जिस देश में जन्म हुआ वो उसको विदेशी भाषा कहते हैं, और यहाँ से जो दूसरी भाषाएं जो चली गई पाकिस्तान में, वो एक अलग भाषा हो गई। मतलब वो एक्चुअली उसको तो हम ये कहेंगे कि वो एक्सपोर्ट हुआ, पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया और हमारे देश से इंपोर्ट हुआ। बड़ा अजीब बात है। और हमारे देश में से लोग जो है पता नहीं कैसे ये
भाषा को मतलब लोग मुस्लिम से जोड़ कर देखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मुस्लिम इन्वेडर्स के कारण पर्शियन भाषा यहाँ प्रचलित हुई, उसका एक नया भाषा निकला तो जो उर्दू कहा गया। और उर्दू केवल हमारे यहाँ नहीं, दक्षिण में भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो भी है। पंजाब में तो पंजाब में बहुत सारी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भी, मैंने कोर्ट लैंग्वेज वगैरह में भी कुछ कुछ बहुत, और हमारे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भी आप देखिए तो अभी भी कोर्ट का काम उर्दू में भी बहुत को लिखा जाता है, दिस दैट, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो अब आइए इंग्लिश की तरह उर्दू। अब एक चीज़ पर आते हैं कि ये उर्दू जो है वो, अब तो आपने ये बिल्कुल ये जान लिया इस बात को कि उर्दू किन किन भाषाओं से मिला था, संस्कृत वगैरह मैंने आपको अभी बताया। अब ये उर्दू जो है वो यहाँ पर बोली चाली कब शुरू हुई? देखिए, शुरुआती दौर पे कोई भी चीज़ को पहले इम्पोज किया जाता है, या वहाँ के पर्शियन भाषा मुग़ल और सब लोगों की बहुत पहले हुआ करती थी। पर्शियन भाषा ही ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी, उनका राज था तो करते थे। और लेकिन फिर बाद में धीरे 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 यहाँ पर एक जो नई बोली का ईजाद हुआ, वो धीरे 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 12वीं सदी में उर्दू फुल फ्लेज में आ गई। तो फिर उसके बाद में जो शासक भी जो भी हुआ करते थे वो आप जो भी शासक हुआ करते थे, फिर उर्दू को, पर्शियन को हटा करके उन्होंने उर्दू को ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया। और तब से हमारे यहाँ उर्दू एक सिलसिलेवार ढंग से चली आ रही है। हालांकि उसका जो उर्दू का एक्सपेंशन था भारत में, कुछ राजनीतिक कारण से उसका एक्सपेंशन रुक गया, ये कहें कि कम हो गया। तो आज धीरे 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 ये भाषाएं जो है वो विलुप्त की तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये कम, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई है। 90 के दशक तक थी, लेकिन उसके बाद से ये थोड़ी कम हो रही है। और अमीर खुसरो जो हैं उनके पहले मतलब कवि, शायर जो कहें, एक विद्वान उर्दू के ये थे। तो उर्दू के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं जुटा पाया हूँ तो मैं आपसे शेयर किया। और आपने इस मेरे चैनल अरविंद जी की वाणी को देखें, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप जो है वो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। इसी के साथ मैं प्रातः आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं किसी अगले विषय को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।